नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक का नाम है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में हम लोग पिछले सेशन में भी कुछ चीज़ों को पढ़ चुके थे और अब जो है उसी के आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट को समझने वाले हैं। तो हम पिछले क्लास में जो पढ़ चुके थे आपका वहाँ पे हम पिछले क्लास में पढ़े थे प्यारे दोस्तों कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या थी। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो मैं आपको बताया था वह यह था कि संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। तो विगत कुछ वर्षों से इनको हटाने की प्रक्रिया का नाम भी महाभियोग की प्रक्रिया ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी तरह से इन्हें भी हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त को भी हटाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी हटाया जाता है। चाहे आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इन्हें भी हटाने की प्रक्रिया यही है प्यारे दोस्तों। इन्हें भी हटाने की प्रक्रिया यही है और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की प्रक्रिया यही है। महाभियोग की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया कि संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। अब देखिए विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, मैं बता दिया था पिछले सेशन में कि कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 तथा उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यह विशेष बहुमत कहा जाता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रीट के बारे में कि हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 226 के तहत प्यारे दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट यह आपका आर्टिकल है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रीट जारी करता है। हाई कोर्ट रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है। दोनों को रीट जारी करने की शक्ति है। लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो आदेश जारी करते हैं उसी को रीट कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने के लिए ये रीट जारी किए जाते हैं। रीटों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? तो 5 रीट हैं। कितने हैं? 5 रीट हैं, ठीक ना। पहला रीट क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कार्पस। दूसरा रीट क्या है? परमादेश मैंडमस। तीसरा रीट जो है वो आपका है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। तीसरा रीट क्या है? प्रोहिबिशन। और आपका चौथा रीट है आपका जो है, चौथा रीट कौन सा है? सर्ट्योररी मतलब उत्प्रेषण। और आपका रीट है लास्ट जो है क्यू वारंटो का मतलब होता है हिंदी में अधिकार परीक्षा प्यारे दोस्तों। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट जो हैं जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका हाई कोर्ट, ये 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। समझ गए? तो रीट की विस्तृत चर्चा में एक वीडियो ही बनाऊंगा रीट के ऊपर, तो वहां पर मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा रीट के बारे में। जब अनुच्छेद 32 पढ़ाऊंगा तो रीट के बारे में वहां पर भी जानकारी दूंगा आपको मैं, विस्तृत जानकारी। जो ऑफलाइन के बच्चे हमारे वो तो देख लिए होंगे, लेकिन मैं इसे भी अपलोड करूंगा, ठीक ना। तो आगे तो आइए हम लोग अब अगले आर्टिकल की चर्चा करते हैं। अगला आर्टिकल इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह आर्टिकल कौन सा है, ठीक ना? तो वह आर्टिकल है आपका जो है अनुच्छेद 220। क्या है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 220। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 220 में कहा गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वकालत पर रोक। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वकालत पर रोक प्यारे दोस्तों। मतलब अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एलएलबी वगैरह के लिए तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। एलएलबी एंट्रेंस के लिए, बीएड एंट्रेंस के, चाहे अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं
केवल LLB के लिए ही है, लेकिन क्लेट वगैरह LLB हो या अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ। यह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वकालत पर रोक। प्यारे दोस्तों देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी जो होते हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद कहीं पर भी वे वकालत नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन हाँ, वे किसी भी समिति और आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। समझ गए? उसी तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, अनुच्छेद 220 के तहत इनकी वकालत पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन कहाँ कहाँ वकालत पर रोक लगाया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर बाकी जगह पर ये वकालत वगैरह नहीं कर सकते हैं, सिफारिश नहीं कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो वे जहां पर नियुक्त थे वहां पर, वे जहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे वहां पर, और अधीनस्थ न्यायालयों में वे वकालत नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे किसी के पक्ष को प्रभावित न कर सकें, ताकि वे पक्ष को फैसले को प्रभावित न कर सकें और किसी को फायदा न पहुंचा सकें। इसीलिए ऐसा प्रावधान करने का प्रयास किया गया है प्यारे दोस्तों। समझ गए? इसे जरूर याद रखिएगा आप सब। ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी जो हैं, ये भी विभिन्न आयोगों और समितियों के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। समझ गए? बस वकालत पर रोक लगा दिया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 121 जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 121 कहता है, अनुच्छेद 121 जो है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 121 कहता है, यहाँ पर अनुच्छेद 121 कहता है कि हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं प्यारे दोस्तों, न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में, अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में ये उनके किए गए आचरण, भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा किए गए आचरण से संबंधित या किए गए निर्वहन से संबंधित यदि कोई आचरण है तो उनके आचरणों पर जो है, आचरण के ऊपर जो है संसद में, विधानमंडल में बहस नहीं हो सकता। आप स्पष्ट शब्दों में अपने कॉपी में लिख लें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन से संबंधित जो भी किए गए आचरण हैं, इस आचरण पर संसद में और विधानमंडल में केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका में बहस नहीं हो सकता। बस महाभियोग को छोड़कर महाभियोग चलाया जा सकता है, बाकी चीजों को चलाया नहीं जा सकता प्यारे दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर जो है शक्ति और कार्य के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? शक्ति और कार्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हाई कोर्ट का भी जो है सो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। तो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकारिता इसे कहा जाता है। मतलब मूल, हाई कोर्ट का मूल या क्या आरंभिक या आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता ना, आरंभिक अधिकारिता की बात की जा रही है, अधिकारिता की बात की जा रही है। तो ये प्रारंभ मूल या आरंभिक अधिकारिता क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसको अगर मैं बताऊं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसे कहा जाता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसे कहा जाता है। मतलब वैसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो कौन कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई जो है सीधे हाई कोर्ट में की जा सकती है प्यारे दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई ऐसा मामला है, पहली बात तो मूल अधिकारों से संबंधित मामले। ऐसे मामले मूल अधिकारों से संबंधित मामले, यदि कोई मामला मूल अधिकारों से संबंधित है तो ऐसे मामलों की अपील भी जो ऐसे मामले सीधे हाई कोर्ट में चले जाएंगे। समझ गए? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत, जो रीट के बारे में मैं आपको बताया था। किसके बारे में? जो रीट के बारे में मैं आपको बताया था। तो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित यदि कोई मामला है तो वो मामले सीधे हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या मामले हैं भाई?
और क्या मामले हैं, तो यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय में यदि, अब यहाँ पर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ, है ना, राजस्व से जुड़े मामले। कौन से मामले? राजस्व से जुड़े मामले भी जो है सो, राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई भी जो है सो यहाँ पर की जा सकती है। राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई, या फिर विवाह तलाक से संबंधित यदि कोई मामला है तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी जो है सो वहाँ पर की जा सकती है। ये मूल अधिकार में आते हैं। और क्या है? अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित हो तो उसकी व्याख्या हाई कोर्ट ही करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। मतलब अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न हो, सारवान प्रश्न का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, सारवान, सारवान होता है, सारवान, सारवान प्रश्न मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ का यदि कोई मामला है, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ का यदि कोई मामला है प्यारे दोस्तों, तो ऐसे मामलों की सुनवाई, ऐसे मामले के लिए भी हम सीधे हाई कोर्ट में जो है सो अपील, हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक ना। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ का यदि कोई मामला है प्यारे दोस्तों, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का यदि कोई मामला है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई विधि का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मामला है तो ऐसे मामले के लिए भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। या कोई राजस्व से जुड़ा मामला है, क्या है? राजस्व से जुड़ा मामला है तो भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यह भी मूल या आरंभिक अधिकारिता के तहत आता है। तो कौन कौन बातें मैंने इसमें बताया? एक तो बताया मैंने कि मौलिक अधिकार से संबंधित मामले हम लेकर चले जाएंगे, है ना, या अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई विधि का सारवान प्रश्न निहित हो तो उसकी व्याख्या भी हाई कोर्ट ही करता है। समझ गए? क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है वह हाई कोर्ट ही होता है। राज्य का, भारत का अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा ऊपरी न्यायालय कौन है तो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन राज्य का यदि पूछा जाएगा ऊपरी न्यायालय कौन है तो हाई कोर्ट है आपका। समझ गए? तो ये मामले हो, या फिर राजस्व का मामला हो, क्या हो? राजस्व का मामला हो तो इस मामले को भी जो है सो वहां पर लेकर जाएंगे, हाई कोर्ट में लेकर के जाएंगे। ये भी मूल अधिकारिता में आता है। एक और मामला है, यदि संसद के सदस्य या विधान मंडल के सदस्यों या संसद के सदस्यों से संबंधित मामले, संसद के सदस्यों से संबंधित जुड़े मामले अगर कोई हैं, या फिर विधान मंडल के निर्वाचन से संबंधित मामले, संसद सदस्यों से संबंधित मामले, पार्लियामेंट के मेंबर से रिलेटेड अगर कोई मामला है, या फिर विधान मंडल के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई मामला है तो ऐसे मामले को भी जो है सो कहां पर लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट में लेकर आप जा सकते हैं। ये ऐसे मामले भी मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ही माने जाते हैं। समझ गए? अब हम लोग देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों सिविल मामला। सिविल मामलों में अपीलें, ये भी एक शक्ति महत्वपूर्ण है हाई कोर्ट का। सिविल मामला, सिविल मामला क्या होता है? तो सिविल जानते हैं ना, जमीन जायदाद का मामला जो होता है सिविल मामला। तो सिविल मामला क्या होता है भाई? तो सिविल मामले में ऐसे वाद मतलब समझ रहे ना, या फिर वे वाद या वाद मतलब केस होता है। वे वाद या वैसे केस जिनमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसे वाद जो अधीनस्थ न्यायालय के मामले के विरुद्ध जो है सो जिला न्यायालय में एक बार अपील हो चुका है ना। अधीनस्थ न्यायालय वैसे वाद जिनमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार अपील हो चुका है। समझ गए? एक बार अपील हो चुका है तो दूसरी बार अपील यदि करना चाहते हैं तो दूसरी बार अपील आप कहां करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे प्यारे दोस्तों। कहां पर करेंगे? दूसरी बार अपील करेंगे यदि आप तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। समझ गए? ये होता है आपका सिविल मामलों में अपील करना। समझ गए ना? फिर से इसको रिवाइज कर दूं, फिर से आप समझ लीजिए। वैसे वे वाद जिनमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जिला न्यायालय में एक बार अपील की जा चुकी हो और दूसरी बार अपील करना है तो हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं सिविल मामले को लेकर के। समझ गए? अब आता है आपका जो है सो आपराधिक मामला। कौन सा आता है? आपराधिक मामला। आपराधिक मामला क्या होता है प्यारे बच्चों?
आपराधिक मामला यदि होगा तो इसमें क्या बोलेंगे हम, तो आपराधिक मामले में क्या होता है कि सत्र न्यायालय के निर्णय में, यदि सत्र न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक, सत्र न्यायालय अपने निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास का दंड यदि दे चुका है, समझिएगा बात को, सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास का दंड यदि दे दिया है तो ऐसे मामले के, ऐसे फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, समझ गए। ये अपील करने का अधिकार होता है। इस तरह से आपने सिविल मामले में भी देखा अपीलें और आपराधिक मामले में भी आपने देखा, समझ गए। ये अधिकारिता है हाई कोर्ट के, समझ गए। और यदि हम बात करें हाई कोर्ट के स्थापना के बारे में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना कब हुआ था, समझ गए। सबसे पहले यदि स्थापना की बात किया जाए प्यारे दोस्तों तो आप देखोगे कि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना, कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। कोलकाता हो, बम्बई हो, मद्रास हो, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 1862 ईस्वी में हुआ था प्यारे दोस्तों। कब हुआ था, 1862 ईस्वी में हुआ था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, इलाहाबाद जो है सो अब तो प्रयागराज हो गया है ना, प्रयागराज, जेल में मत डलवाना, हमको इलाहाबाद बोल रहा हूँ। प्रयागराज के मामले की फैसले अगर हैं, अगर प्रयागराज के जो उच्च न्यायालय है वहां पर, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद पहले कहा जाता था उच्च न्यायालय, अगर उसकी मामले अगर देखा जाए तो ऐसे मामलों की जो है सो कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था बच्चा, तो यहाँ पर 1866 ईस्वी में हुआ था, समझ गए। आपने देखा कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1862 में हुआ था। कब हुआ था, 1862 में हुआ था उन तीनों की स्थापना। और प्रयागराज मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1866 में किया गया। कब किया गया, 1866 में किया गया था, समझ गए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। और आपको बता ही दिया मैं कि मेघालय हो, मणिपुर हो और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना कब हुआ था, 2013 ईस्वी में हुआ था प्यारे दोस्तों, समझ गए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट यदि पूछा जाएगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सिक्किम हाई कोर्ट है। कौन है, सिक्किम हाई कोर्ट है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके, है ना, हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक ना। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो उनको अच्छा लगे तो वीडियो को वे जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो जो आपके लिए कितना यूजफुल रहा, इससे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।